दोस्तों नमस्कार। आज एक बार फिर सामान्य हिंदी के लेक्चर में हम लोग उपस्थित हुए हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं यण संधि। तो आज हम पूरी तरीके से यण संधि समझेंगे कि यण संधि क्या होती है। तो ये स्वर संधि का एक पार्ट है। स्वर संधि हम लोगों ने शुरू में पढ़ा था कि 5 प्रकार की होती है। तो आज हम यण संधि के बारे में जानेंगे कि यण संधि की क्या शर्तें हैं या यण संधि में क्या होता है, कैसे होता है। बस इसी को हमको जानना है कि यण संधि में कैसे कैसे शर्तें होती हैं, क्या क्या बातें होती हैं, कैसे मिलने पे कौन से वर्ण वर्ण में वो बदल जाते हैं। बस इतना हमको ध्यान देना है। और परीक्षाओं में कभी भी संधि की परिभाषा आपसे नहीं पूछी जाती है। आपको संधि वहाँ पहचानना होता है। आपको वहाँ पे संधि का विच्छेद करना होता है। विच्छेद जो हुए रहते हैं शब्द, उनकी संधि करनी होती है यही। और उसमें जो संधि हो रही है उस संधि का नाम क्या है, यही सारी चीज़ें हमको जो है जाननी होती हैं। वहाँ हमको परिभाषा से कोई विशेष बहुत मतलब नहीं रहता है और ना परिभाषा लिखने के लिए आता ही है। यण संधि की जहाँ तक हम बात करें कि यण संधि क्या है, तो इसका सूत्र हमको पता होना चाहिए। जैसे हमने पढ़ा था दीर्घ संधि का सूत्र अका सवर्ण दीर्घ। गुण संधि का सूत्र आद गुणा हमने पढ़ा। इसी तरीके से यण संधि का जो सूत्र होता है वो इको यणचि होता है। इको यणचि, यहाँ आप देख रहे होंगे इको यणचि। इक क्या है? इक क्या है? संस्कृत में अगर आप देखिए तो 14 माहेश्वर सूत्र होते हैं। कुल कितने माहेश्वर सूत्र होते हैं? 14 होते हैं। इन माहेश्वर सूत्रों में इक प्रत्याहार बनता है। मतलब 4 माहेश्वर सूत्रों में हमने स्वरों को रखा है और 10 माहेश्वर सूत्रों में हमने संस्कृत के व्यंजन वर्ण को रखा है। तो हम चूंकि स्वर संधि पढ़ रहे हैं, स्वर संधि में यण संधि पढ़ रहे हैं, तो इन महेश्वर सूत्रों से प्रत्याहार का निर्माण होता है और उस प्रत्याहार के शुरू का वर्ण और अंतिम वर्ण क्या होता है, उसके बीच के जितने वर्ण होते हैं वो उस प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। जैसे इक प्रत्याहार की बात आती है तो इक प्रत्याहार को आप देखेंगे तो इक प्रत्याहार के अंतर्गत ई, उ, री, ली, मतलब यण संधि का जो शब्द का अंतिम वर्ण होगा, पहले पद का जो अंतिम वर्ण होगा वो या तो ई होगा, या तो उ होगा, या तो री होगा, या तो री होगा। अब चाहे ये छोटी ई हो और चाहे बड़ी ई हो, चाहे ये छोटा उ हो चाहे बड़ा उ हो, चाहे ये छोटी री हो चाहे बड़ी री हो, उसी तरह से री। ली जो है वो संस्कृत वर्णमाला का स्वर होता है, लेकिन हिंदी में ली का कोई प्रयोग यहाँ पे नहीं होता है। ये हमको ध्यान देना है। तो इक प्रत्याहार के अंतर्गत जब यण संधि का सूत्र बता रहा है इको यणचि, इको यणचि, इसका मतलब जो पहले शब्द का अंतिम वर्ण होगा वो इक प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण होंगे। या तो छोटी ई आएगा या तो बड़ी ई आएगा, या तो छोटा ऊ आएगा या तो बड़ा ऊ आएगा, या तो छोटी री आएगी या तो बड़ी री आएगी, और या फिर री आएगा। तो यण संधि में जो जिन वर्णों जो मिलने वाला पहला वर्ण होगा वो इक प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण होंगे, और जब संधि होगी तो वो अच से होगी। क्योंकि हम स्वर संधि पढ़ रहे हैं तो इक प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले स्वरों की संधि अचों से होगी। संस्कृत व्याकरण में अच जो है पूरे स्वर को हम कहते हैं। अच के अंतर्गत आ से लेके अयुण, री, ली, क, ए, ओंग, ऐ, औ, च, तो ये पूरे यहाँ से यहाँ तक स्वर हैं और इसमें 4 महेश्वर सूत्र हैं।
तो इसमें यण संधि में बताया गया कि इक प्रत्याहार के अंतर्गत शब्दों, इक प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले जो वर्ण होंगे उनका मेल अचों से होगा, लेकिन शर्त ये है कि उन अचों में या उन स्वरों में, मान लीजिए छोटी ई या बड़ी ई का मेल स्वर से तो हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि छोटी ई का मेल छोटी ई से हो जाए। वो जो स्वर होंगे वो असमान होंगे या भिन्न होंगे। उ के साथ भी अच प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्णों का मेल जब होगा तो वो उ को छोड़ के बाकी चाहे जो भी स्वर आए, री के साथ अगर किसी स्वर की संधि होगी तो वो री को छोड़ के चाहे जो भी स्वर आए, ली के साथ किसी स्वर का मेल होगा तो ली को छोड़कर चाहे जो भी स्वर आए, तो उन स्वरों को, जैसे ई के साथ कोई स्वर आता है, भिन्न स्वर आता है, तो वो या में कन्वर्ट होगी। ई को हम या में कन्वर्ट कर देंगे। और या हलंत है, ध्यान देने वाली बात यह है कि या जो है वो हलंत है। उसी तरह उ वा में कन्वर्ट होगा, री रा में कन्वर्ट होगी, ली ला में कन्वर्ट होगी। तो इस तरह से ये या वा रा ला जो है ये यण प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। ये जो है यण प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं, इन्हीं को हम यण कहते हैं। या वा राला को हम यण कहते हैं। इसलिए कहते हैं यण क्योंकि जब हम 4 महेश्वर सूत्र में स्वरों को गिनते हैं, जैसे हम व्यंजन के महेश्वर सूत्र में जाते हैं तो 5वें नंबर पे आता है हा या व र ट, 5वां महेश्वर सूत्र, और छठा जो है वो ला और ड़ा है। तो जब ई से कोई भिन्न स्वर, असमान भिन्न स्वर मिला तो या में बदल गई ई, और ऊ से कोई जब भिन्न स्वर मिला तो वो वा में बदला, और री से कोई जब भिन्न स्वर मिला के तो वो रा में बदला, और ली से कोई जब भिन्न स्वर मिलेगा तो वो ला में बदल जाएगा। और यहाँ या से अगर हम यहाँ ड़ा तक देखें तो या वा रा ला, मतलब यहाँ से यहाँ तक यण प्रत्याहार बन रहा है। ये हमको ध्यान देना है। इसीलिए सूत्र में बताया गया कि इक प्रत्याहार के अंतर्गत कोई अच अगर आता है भिन्न भिन्न स्वर तो वह यण के अंतर्गत आने वाले वर्णों में बदल जाएंगे। बस इतना हमको ध्यान देना है। जैसे हम उदाहरण देख लेते हैं कि उदाहरण में क्या है। जैसे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है पहले नंबर पे यदि धन अपि, यदि धन अपि। तो यदि से हमने छोटी ई को बाहर कर लिया। यहाँ पे जब हमने छोटी ई को बाहर कर लिया तो यहाँ हम देखेंगे या बचा और दा के नीचे हलंत ये बचा, और इधर अपी है ही है, इधर जो है अपी है ही है। तो ई तो सीधा कन्वर्ट होगी या में, ई को यणच के अनुसार, और इधर अपी बचा हुआ है। तो जब दा इधर आधा दा और ये या में जब आ मिल जाएगा तो ये पूरा या हो जाएगा, और आधा दा और पूरा या मिलके इस दा में, विद्यालय वाले दा में कन्वर्ट हो जाएगा, और फिर ये हो जाएगा यद्यपि। यद्यपि आप इसको ध्यान से देख लीजिए। आगे देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे है अतिधन अधिक, अतिधन अधिक। अब अतिधन अधिक में ई को, छोटी ई को हमने बाहर किया, यहाँ पे छोटा आ है, यहाँ पे या में कन्वर्ट हुआ, ये हलंत वाले या में देख रहे हैं, यहाँ पे हलंत वाला या है, यहाँ भी। और जब इस छोटी ई ता से निकल गई तो ये ता के नीचे हलंत, तो ये अत और ये या अधिक, और ये आ जब इसमें मिला तो ये पूरा या हो गया। उसके बाद ये आ और ये आधा ता
और ये पूरा या और फिर बचा यहाँ धिक। तो अत्यधिक ये जो है संधि होने के बाद ये शब्द जो है बन गया। आगे देखते हैं, जैसे उ प्लस असमान अच या असमान स्वर या भिन्न स्वर आता है। तो यहाँ से ऊ को हमने निकाला था, यहाँ अन बचा, यहाँ छोटा ऊ है, छोटे ऊ की मात्रा है तो छोटा ऊ है। और ऊ जब किसी भिन्न स्वर से मिलेगा, अच से मिलेगा, तो वो सीधा सीधा वा में कन्वर्ट होगा। तो यहाँ वा में कन्वर्ट हुआ और आ या ये वैसे बच गए। और उसके बाद ये आधा ना है तो आ ना, और ये वा आ जो है जब वा में मिला के तो ये पूरा वा हो गया। अन्वय या यहाँ है ये वाला या यहाँ पे आ गया, तो ये अन्वय बन गया पूरा। चौथी कंडीशन अगर हम देखें, छोटी री बड़ी री प्लस अच की। तीसरी कंडीशन में क्या है कि री अगर किसी भिन्न स्वर से मिलेगी तो वो रा में कन्वर्ट हो जाएगी। तो जैसे मातृधन आज्ञा है, मातृधन आज्ञा है, तो यहाँ से अगर हमने री को निकाला तो ता के नीचे हलन लग गया, री यहाँ हो गया और यहाँ आज्ञा वैसे हमने लिख दिया। तो री अगर यहाँ है तो ये आधे रा में कन्वर्ट होगी। तो इधर से मात और इधर आधा रा, इधर आज्ञा। अब ये बड़ा आके जब रा में मिलेगा तो रा में बड़े आ की मात्रा, इधर मातराज्ञा, मात्राज्ञा बन गया। अब चूंकि आधा ता और रा को जब हम मिलाते हैं तो हमने संयुक्त वर्णों में पढ़ा था कि पूरा ता और रा मिलता है तो त्रा में बदल जाता है, संयुक्त वर्ण में, वर्णमाला के चैप्टर में पढ़ा था। तो अब ये म ता रा मिलके त्रा में बदल गया, आ की मात्रा और ज्ञा पे आ की मात्रा। तो ये पूरी जो संधि हुई 5 स्टेप में, ये मात्राज्ञा आके बन गई। अगर हम ली की बात करें कि ली के चूंकि संस्कृत वर्णमाला में ली को स्वर माना जाता है, हिंदी में ऐसा नहीं होता है लेकिन हम जान लेते हैं। तो ली के बारे में बताया गया कि भाई ली अगर किसी भिन्न स्वर से मिलेगा संधि करते समय तो वो ला में बदल जाएगा। क्योंकि इक प्रत्याहार के अंतर्गत जब कोई अच भिन्न असमान अच मिलेगा या असमान स्वर मिलेगा तो वो सीधा सीधा ला में बदलेगा। तो यहाँ ली है, इधर औ है, तो ली और औ जब मिला तो ये ली तो ला में बदल गया, आधे ला में। और ये औष्ठ वैसे है, तो जब ला में औ आके मिलता है, ला से जब औ को मिलाया जाता है तो औ अपनी मात्रा ला में छोड़ जाता है, तो ला के नीचे से हलंत गायब हो गया और ये बन गया लव, और ये आधा सा और ये ठा, तो ये लौष्ठ बन गया। तो इस तरह से हमने देखा कि यण संधि में इक प्रत्याहार का वर्ण मतलब ई उ री ली पहले रहेंगे और बाद में कोई इनसे असमान स्वर जब संधि करेगा तो ई को या में, उ को वा में, री को रा में और ली को ला में बदल दिया जाता है। तो यही यण संधि है और यही यण संधि का सार है। इस यण संधि में जो हमने 4-5 उदाहरण आपको देके समझाए हैं, इन उदाहरणों को आप बार बार अपने मन से बिना देख के विच्छेद करिएगा, संधि करिएगा, विच्छेद करिएगा, संधि करिएगा। इन्हीं पे आपको अभ्यास करना है। और इको यणच से आपको ये ध्यान देना है कि यण संधि का सूत्र इको यणच ही होता है। इक प्रत्याहार है, इक प्रत्याहार के अंतर्गत कौन से वर्ण आते हैं और उन वर्णों के साथ जो संधि होगी वो भिन्न स्वर होंगे, असमान स्वर होंगे। और ई से जब संधि होगी तो या में, उ से जब संधि होगी तो वा में, री से जब संधि होगी किसी स्वर का असमान स्वर का तो वो रा में, और ली से किसी असमान
स्वर की संधि होगी तो वो ला में बदल जाएगा। बस इतना हमको ध्यान में रखना है। और इसी नियम से आप जो भी यण संधि के उदाहरण हैं उनकी संधि करिएगा, उनका विच्छेद करिएगा, उनको एक सिस्टमैटिक ढंग से विच्छेद करेंगे, संधि करेंगे, तो यण संधि आप जीवन में कभी नहीं भूलेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।